हाय दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर आवेश, विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। पाठ का नाम क्या है? विद्युत आवेश। पाठ है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम। पाठ का नाम विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। ठीक है ना? विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? जब दो पदार्थ या वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर एक गुण आ जाता है। वह गुण आपस में या तो एक दूसरे को या किसी अन्य पदार्थ को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगती हैं। या जिस वस्तुओं को हम रगड़ रहे हैं आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगेंगी, या किसी दूसरे पदार्थ को, जैसे किसी मार्कर या प्लास्टिक की चीज़ को बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद छोटे छोटे महीन कागज़ के टुकड़ों को हम उसमें चिपकाते हैं, तो वो प्लास्टिक जो पेन या मार्कर होता है वो छोटे कागज़ों को आकर्षण करता है, वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? उसे घर्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण आवेश। घर्षण आवेश, घर्षण आवेश, घर्षण आवेश, क्योंकि यहाँ पर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इन दोनों पर एक आवेश आ जाता है, या आवेश आने के कारण ये वस्तुएं या तो आपस में ही एक दूसरे को या किसी अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। ठीक है ना? तो घर्षण आवेश में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं या पदार्थ, ठीक है ना, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से पदार्थ यूज होते हैं। ठीक है ना? घर्षण आवेश में, घर्षण आवेश मतलब रगड़ने के बाद जो आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो घर्षण वस्तुएं वो कौन कौन सी हैं? जैसे अंबर हुआ, ठीक है ना, अंबर, कांच की छड़, एवोनाइट की छड़, ठीक है ना, और गंधक और फर्न, अबनूस की छाल, बिल्ली की खाल, इस तरह की जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं या इस तरह के पदार्थ होते हैं, पदार्थ बोलेंगे, द्रव्य होते हैं, जिनको आपस में घर्षण कराने पर ये एक दूसरे को या किसी अन्य पदार्थों को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगते हैं। ठीक है ना? तो वो पदार्थ हैं, इनको घर्षण के बाद, जैसे बिल्ली की खाल को अगर कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धन आवेश और बिल्ली की खाल पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना? एक दूसरे को। तो ये हो गई घर्षण आवेश के बारे में। ठीक है ना? घर्षण आवेश क्या? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जो या तो आपस में ही एक दूसरे को या किसी अन्य वस्तुओं को आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। ठीक है ना? घर्षण आवेश। बात करते हैं आज विद्युत आवेश की। किसकी बात करते हैं? विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश, ठीक है ना? तो विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश की बात करते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा रहेगी, वह पदार्थ या किसी पदार्थ का वह गुण, मूलभूत गुण जो या जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है,
जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा होता है? उत्पन्न होता है। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जिसमें क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव या विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। फिर से एक बार, विद्युत आवेश की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ठीक है ना, कूलाम होता है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, जिसकी दिशा नहीं होती। ठीक है ना, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना। उसके बाद अगर यदि किसी आवेश में n इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? यदि किसी आवेश में n इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो? n इलेक्ट्रॉन हो तो आवेश कितना होगा? यदि किसी आवेश में n इलेक्ट्रॉन हो तो आवेश कितना होगा? तो आवेश Q बराबर Ne होता है। कितना होता है? Q बराबर Ne होता है। इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण नियम भी कहते हैं। इसे आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि आवेशों का क्वांटीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आवेशों के में इलेक्ट्रॉनों की गणना की जाती है। आवेश कितना है वो भी पता लगाया जाता है। ठीक, तो n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, Q आवेश है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जैसे E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना। एक E का 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मान E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना। ये हो गया आवेश। ठीक है ना। क्या हो गया? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश में क्या हुआ? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। ठीक है ना। यदि किसी आवेश में, यहाँ क्या लगा? यदि किसी आवेश में n इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो? n इलेक्ट्रॉन हो तो आवेश Q बराबर Ne होता है। कितना होता है? Q बराबर Ne। तो n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है जो आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या आवेश है। ठीक है ना। इस नियम को Q बराबर Ne को आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी पिंड पर इतना आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है ना। चलो इसके बाद थोड़ा मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं। वो आंकिक प्रश्न किस तरह होते हैं? इस तरह है, जैसे क्या किसी पिंड पर 8.4 × 10⁻⁻76 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है या नहीं। ठीक है ना। हो सकता है या नहीं,
यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या किसी पिंड पर 8.4 इंटू 10 की पावर -76 कूलम आवेश उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता है? मुझे हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है ना। अब आप सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों में आप हाँ दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ठोस सबूत देने पड़ेंगे, और ना देने के लिए कोई एक ठोस थ्योरी होगी, ठीक है ना। तो हमें पता करना है, देखो इसका सीधा सा संबंध है कि क्या किसी पिंड पर, अब पिंड पूरा है टोटल, तो किसी पिंड पर जो आवेश होगा वो कुल आवेश होगा। क्या होगा? कुल आवेश। इसकी बात करते हैं, क्या किसी पिंड पर इतना आवेश होगा, तो उस पिंड पर जो भी आवेश है ये टोटल आवेश है। क्या है? कुल आवेश है। तो कुल आवेश कितना है? कुल आवेश, आवेश मतलब Q का मान दिया गया, कुल आवेश मतलब Q का मान दिया गया। Q का मान क्या है? 8.4 इंटू 10 की पावर -76 कूलम आवेश है, ठीक है ना। 76 कूलम आवेश है। तो मुझे पता है कि पूरे किसी पिंड पर टोटल आवेश इतना है, मतलब कुल आवेश दिया गया है Q का मान। तो हमें उस सूत्र में लिख लेना है Q बराबर NE, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो किसी पिंड पर आवेश होने का कारण है कि उस पर अगर इलेक्ट्रॉनों का पूर्णता मान निकला है, कोई दशमलव में मान ना निकले तो आवेश होगा, अगर नहीं निकलता है तो आवेश नहीं होगा। जैसे देखो E का मान पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, ठीक है ना। तो Q का मान कितना है? 8.4 इंटू 10 की पावर -76 N गुणे E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब इधर से जब कोई चीज़ इधर आएगी तो किस में जाएगी? भाग में। तो 8.4 इंटू 10 की पावर -76 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर N। देखो यहाँ तक हो गया, कमेंट करिए समझ में आया, ठीक है ना। समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देख लेता हूँ कि आपको ये कट के आ रहा है या फिर सही है, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, सही है, ठीक है ना। अच्छी बात है, कट के नहीं आ रहा है ना, इतना तक तो सही है। N बराबर, अब इस संख्या को हम काटेंगे, दशमलव से दशमलव कट गया, ठीक है ना। 19 अगर पावर काटेंगे तो यहाँ कितनी बचेंगी? 19 चौको 76, 19 क्या 57 बचेंगी। कितना बचेंगी? 57 माइनस की, ठीक है ना। अब ये देखो आप, क्या 16 से 84 कटेंगे? ये तो दशमलव कट गया, तो 16 में 16, 16 दूनी 32, 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 5 बेर जाएगा, कितने बचे? 4, 40 हुए, 16 दूनी 32, कितने बचे? 8, 16 पंचे 80, 16 80। अब इधर 10 की याद कितना बचा? इधर कर लेते हैं, इतने में इधर, तो N बराबर कितना होगा? 16 पंचे 80, 4 बचे, कितने हो गए? 40, 16 दूनी 32, 8 बचे तो 80 हो गए, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात -57। देखो ध्यान से, ये जो N का मान निकला है वो 5.25 गुणे 10 की पावर -57 निकला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन दशमलव में दिया गया मान, कितना है दशमलव में? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी जाएगा निश्चित मात्रा में जाएगा, कोई दशमलव में चार्ज नहीं जाएगा। अगर यहाँ दशमलव में निकलता है तो आप लिख सकते हो नहीं, उस पिंड पर ये आवेश नहीं हो सकता। 8.4 इंटू 10 की पावर -76 आवेश उस पिंड पर नहीं हो सकता। अगर ये भाग पूरा कर जाता है, थोड़ी देर के लिए, मैं इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। अब की बार देख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पे मान चेंज करता हूँ, ठीक है ना। इतने के बाद यहाँ मान हम चेंज कर लेता हूँ, सवाल कुछ इसी तरह रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ मान चेंज कर लेता हूँ। देखो ये तो नहीं निकला, ये नहीं निकला, ठीक है ना। अब मैं मान चेंज करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 6.4। क्या लिख लेता हूँ? क्या किसी पिंड पर 6.4 इंटू 10 की पावर -76 कूलम आवेश उपस्थित हो सकता है या नहीं? यहाँ 8.4 था, मैंने 6.4 कहा, ठीक है ना। कमेंट करिए समझ में आ रहा है, क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो क्लास आगे बढ़ाते हैं, कमेंट करिए, देख लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ देखना पड़ता है, सिंगल फ़ोन है उसी से बना रहा हूँ, ठीक। अब देखो 8.4 था, यहाँ मैं 6.4 लिख रहा हूँ। 6.4 इंटू 10 की पावर -76, क्या ये आवेश उस पर हो सकता है या नहीं? अब देखते हैं। 6.4 इंटू 10 की पावर -76
कूलाम। ये कुल आवेश दिया गया है, वही सूत्र लगाते हैं फिर से, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, जहाँ Q का मान दिया गया है 6.4 इंटू 10 की पावर -76 बराबर एन, और 1 ई का मान, 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है ना। अब 19 कूलाम ये संख्या जब इधर आएगी तो किस में पहुँच जाएगी, भाग में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं तो 6.4 कितना हो गया, 6.4 गुणा 10 की घात -76 बाई कितना गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल में क्या बचा एन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दशमलव से दशमलव गया, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 चौकू 64, 19 एकम 19, 19 58, 19 76, तो 19 57 बचेंगे। तो 4 गुणे 10 की घात कितना बचा -57 एन बराबर। देखो इसमें जो उसमें मान आया था 5.25 गुणे 10 की घात -57, इसमें क्या है 4 गुणे 4 इंटू 10 की पावर -57। ठीक है ना। यहाँ दशमलव में कोई मान नहीं आया तो ये मान, ये चार्ज हो सकता है। ध्यान रखेंगे, किसी पिंड पर तो लिखेंगे किसी भी पिंड पर 6.4 इंटू 10 की पावर -76 चार्ज हो सकता है, मौजूदा हो सकता है। ये 8.4 वाला नहीं था। ठीक है ना। क्या सवाल समझ में आया? क्या किसी पिंड पर चार्ज 6.4 इंटू 10 की पावर -76 कूलाम हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित आई हुई है। ठीक है ना, निश्चित आई हुई है। इसलिए आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि जो यहाँ जो वैज्ञानिकों ने खोजा था कि दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्राप्त होता है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्राप्त होता है तो उनमें कौन सा आवेश आ जाता है। ठीक है ना, उनमें कौन सा आवेश आ जाता है। ठीक, तो आवेश का नामकरण, आवेश का नामकरण। तो घर्षण के बाद जो आवेश उत्पन्न होता है, हमने कहा कि नहीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर, घर्षण मतलब रगड़ने पर, तो उनमें एक आवेश उत्पन्न होता है या वो एक गुण उत्पन्न होता है जो उन्हें आपस में ही एक दूसरे को या किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्रिया में उन दोनों पर जो आवेश आता है अलग अलग, उनका नामकरण। ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलवर्ट, वैज्ञानिक का नाम है विलियम गिलवर्ट। ठीक है ना। तो विलियम गिलवर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पदार्थों के घर्षण के अनुसार उनमें जो उपस्थित चार्ज आता था, जो आवेश आता था, वो विपरीत आवेश आता था। कैसा? विपरीत। तो उनमें जो आवेश आता था वो विपरीत आवेश था। तो उन्होंने कहा कि घर्षण के अनुसार जो पदार्थों पे आवेश आता है, दो या दो से अधिक, तो उन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या कहा? आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो विलियम जो गिलवर्ट थे, उन्होंने आवेशों का नामकरण नहीं कर पाया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आवेश दो तरह के होते हैं। उन्होंने किस मुद्दे से कहा? क्योंकि उन्होंने जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा था तो एक प्रतिकर्षित या आकर्षित, तो दोनों पर अलग अलग गुण आ जाते थे। ठीक है ना। तो दोनों पर अलग अलग, तो दो पदार्थों में अलग अलग गुण, तो उन्होंने कहा आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लेकिन नामकरण नहीं कर पाए। तो इनके बाद आते हैं अगले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, उन दोनों पदार्थों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता था तो उन पर दो आवेश आते थे। वो आवेश, एक था धनावेश, दूसरा था ऋणावेश। क्या था? एक था धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है ना, ऋणावेश। अब सुनिए, इनसे संबंधित कुछ परिभाषा है। ठीक है ना, धनावेश और ऋणावेश। देखो, विलियम गिलवर्ट ने खाली यही कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते भी हैं और उनका नामकरण, एक का नाम धनावेश, दूसरे का नाम ऋणावेश रखा। ठीक है ना। अब बात करते हैं धनावेश। तो धनावेश से दो परिभाषाएं ध्यान रखनी है। धन होगा, धन को इंग्लिश में इस तरह धन लिखते हैं और धन से बना लेते हैं धनी। धन पहले क्या है? धन लिख लिया और धन से बना लेते हैं धनी। और जब धनी व्यक्ति क्या करेगा? पैसा लेगा किसी से कर्ज? नहीं,
दे सकता है, कर्ज देगा, क्या करेगा, कर्ज देगा। धनी व्यक्ति कर्ज देगा, क्या करेगा, देगा, देगा या त्यागेगा, क्या करेगा, त्यागेगा, ठीक है ना, ये देगा या त्यागेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो ऋण से होता है ऋणी, ऋण लिख सकते हैं, और ऋण से ऋण हुआ, और ऋण से कर सकते हैं ऋणी। ऋणी मीन्स होता है कर्जदार, ऋणी मीन्स होता है कर्जदार। अब कर्जदार व्यक्ति क्या करता है, लेने का कार्य करता है, कर्ज लेता है, ठीक है ना। लोग कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया किसी कार्य के लिए। तो ऋणी व्यक्ति कर्ज लेता है और कर्जदार होता है। तो लेने वाला व्यक्ति जब किसी से लेगा तो उसके पास क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, क्या होगी, बढ़ोतरी होगी या अधिकता होगी। किसकी होगी, अधिकता होगी, है ना। जब भाई कर्ज लेगा तो पैसों की क्या हो जाएगी, अधिकता। उसके बाद ये ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ऋणी व्यक्ति क्या करता है, पैसे को ग्रहण करता है, ऋण को ग्रहण करता है, ठीक है ना। ऋण ग्रहण उससे नहीं कि ऋण ग्रहण तो कर्ज देने वाला करेगा, वो दूर की बात है, वो रियल। मैं एक ऋणावेश और धनावेश की परिभाषाओं में मुख्यतः ऐसा एक लाइनों को जोड़ता हूँ जिससे ये आसानी से याद रहे, ठीक है ना। तो धनावेश, धन से धनी, और धनी व्यक्ति क्या करेगा, देगा, कर्ज देगा। और ऋण से ऋणावेश, और ऋण से ऋण, और ऋण से ऋणी, ऋणी कर्जदार, और ऋणी व्यक्ति क्या लेता है, कर्ज लेता है। देखो परिभाषा क्लियर हो गई। अब धनावेश में कहेंगे वह पदार्थ, क्या कहेंगे, वह पदार्थ जहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो, या जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। भाई धनी व्यक्ति जब कर्ज देगा तो उसके पास से कुछ पैसा तो चला गया ना, कुछ पैसा चला गया, तो चला जाने के कारण उसके पास पैसों की थोड़ी तो कमी हुई, या पैसों के जो भंडार था उसमें पैसों की कमी हुई। तो धनावेश व्यक्ति जब ऋण किसी को देगा तो उसके पास पैसों की कमी हुई, तो कहेंगे जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की, पैसों को संबंध किससे, इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि आवेश का संबंध इलेक्ट्रॉनों से होता है, तो पैसों का संबंध है इलेक्ट्रॉनों से यहाँ। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तथा वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागे, दो बातें ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों को त्यागे। जब कोई पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों को त्यागे, उसे धनावेश कहते हैं। परिभाषा क्लियर। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों को त्यागे उस पदार्थ को धनावेश पदार्थ कहते हैं। उस पर आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। फिर अगला, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो और या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें या अधिकता हो तो उसे ऋणावेश कहते हैं। उस पदार्थ पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा, ध्यान रखना। फिर से धन से धनी व्यक्ति देगा मतलब त्यागेगा, और धनी व्यक्ति जब किसी को कर्ज देगा तो पैसों की उसके भंडार में कमी होगी। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या इलेक्ट्रॉनों को त्यागे तो उस पदार्थ में धनावेश होगा। कैसा होगा, धनावेश। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, भाई जब कर्ज लेगा तो उसके पास पैसा बढ़ेगा ना, खर्च वैसे भी हो, कर्ज से हो, पैसा बढ़ेगा ना जरूरत से ज़्यादा, तो पैसा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, पैसे को ग्रहण कर रहा है, तो उसे ऋणावेश कहते हैं। ग्रहण करने वाले को ऋणावेश कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पर एक नियम और दिखाया गया कि भाई घर्षण करने के बाद उन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उनमें संबंध क्या है और भी, ठीक है ना। तो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, तो उन्होंने आवेशों की प्रकृति के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में, ठीक है ना, प्रवृत्ति कैसी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक रॉड ली, ठीक है ना, इसे धनावेशित कर लिया, इसे किसी के द्वारा धनावेशित कर लिया। फिर एक दूसरी छड़ और ली, ठीक है ना, दो छड़ें ली, इसे धनावेशित कर लिया और ये भी छड़ पर धनावेश ले लिया। दोनों छड़ों पर कैसा है, धनावेश है। कांच की छड़ों पर धनावेश है। जब इन दोनों छड़ों को पास लाया गया तो ये दोनों छड़ें प्रतिकर्षित करने लगी। क्या करने लगी, प्रतिकर्षित। ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अगली बार एक छड़ फिर ली, दो छड़ों को फिर लिया, इस पे ले लिया धनावेश और इस पर ले लिया एक पे ऋणावेश। क्या ले लिया, ऋणावेश, ठीक है ना। इस पर ले लिया धनावेश, इस पर ले लिया ऋणावेश। और जब इन दोनों को पास लाए, ठीक है ना, जब
दोनों पर धनावेश था तो इन दोनों को पास लाए तो प्रतिकर्षित किया इन्होंने। प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर हटने लगी, दूर दूर हटने लगी। जब इन दोनों को एक धनावेश एक ऋणावेश इन दोनों को पास लाए तो इनमें क्या हो गया, आकर्षण हो गया। क्या हो गया, आकर्षण हो गया, अर्थात ये एक दूसरे में चपक गई, ठीक है ना, स्पर्श हो गई, टच हो गई, चपक गई ना, आकर्षण हो गया। तो उन्होंने पाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पाया कि सजातीय आवेश, फिर उन्होंने ऐसी ही माइनस माइनस की कांच की छड़ ले गई तो माइनस चार्ज पे भी रहा, माइनस चार्ज या आवेश इन दोनों पे रहा, तब भी इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षित, दूर दूर हटने लगी। उसके बाद प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर, फिर उन्होंने 1 + 1 माइनस ली तो क्या हुआ, आकर्षण, क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो इसी के अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि सजातीय, सजातीय मतलब समान आवेश, क्या है, समान आवेश। तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश, यहाँ इस घटना से पाया कि विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित। विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, ठीक है ना, और जो समान आवेश है वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर हटाते हैं और विजातीय आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। फिर उसके बाद कि इन पदार्थों को इन क्षणों पर आवेशन मतलब या आवेशित कैसे किया जाएगा, कि इन पर आवेश कैसे प्रभावित करें, ठीक है ना, या इन पर आवेश कैसे लाएं। तो अब पता करते हैं आवेशन की विधियाँ, क्या करते हैं, आवेशन की विधियाँ। देखो हेडिंग, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा, इतना समझ में आया, सभी लोग कमेंट करिएगा, इतना समझ में आया, क्लास को आगे बढ़ाएं, कमेंट करिए, करिए। आवाज़ सही से आ रही है, जी जी नितिन जी, ठीक है, ओके ओके ओके, क्लास को आगे बढ़ाओ, ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अच्छा समझ में आ रहा है, हाँ हाँ बेहतर, ठीक, क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। आवेशन की विधियाँ, ठीक है, बेहतर, अच्छा है। आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियों की बात करें तो आवेशन की विधियाँ 3 तरह से होती है। क्या तरह से, 3 तरह से। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 1 चालन विधि, ठीक है ना। आवेशन की विधियाँ 3 तरह से होती है। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 प्रेरण विधि, क्या होता है, प्रेरण विधि, और नंबर 3 की बात करें तो होती है घर्षण विधि, क्या होती है, घर्षण विधि, ठीक है ना। नंबर 3 घर्षण विधि, ठीक है ना। तो चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि, आवेशन की विधियाँ। किसी आवेश रहित खोखले गोले को या आवेश रहित गोले को उस पर आवेश प्राप्त किया जाना या प्रभावित किया जाना या लाना, तो 3 विधियों से लाया जाता है। नंबर 1 बात करते हैं चालन विधि की, किसकी बात करते हैं, चालन, तो इन दोनों को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो चालन विधि की बात करते हैं, तो चालन विधि में क्या होगा, 2 आवेश रहित गोले लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। 2 आवेश रहित हमने गोले ले लिए, ठीक है ना, 2 आवेश रहित गोले ले लिए। तो हमने क्या किया, इस पहले वाले इस ए गोले को, ये बी गोला है, ठीक है ना, ये ए गोला, ये बी गोला है। तो चालन विधि में क्या देखेंगे, ए गोले को, आवेश रहित ए गोले को एक छड़ द्वारा जिस पर धनावेश है, किस तरह लिखेंगे, आवेश रहित ए गोले पर, आवेश रहित ए गोले को एक छड़ द्वारा जिस पर धनावेश है उस छड़ को आवेश से टच करा देते हैं, इस गोले, आवेश रहित गोले से टच कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आवेश इस पर चल करके पहुंच जाएगा, पूरे में फैल जाएगा ये। तो इस गोले पर कैसा आवेश हो गया, धनावेश हो गया, कैसा आवेश हो गया, धनावेश। अब इस छड़ का काम खत्म, ठीक है ना। अनावेशित ए गोले को एक छड़ द्वारा धनावेशित कर लिया जाता है, आवेश प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, इस आवेश रहित गोले को, इस ए आवेशित गोले को, ये अब है आवेशित गोला, ठीक है ना। देखो आवेश रहित का मतलब भी होता है इस पर कोई चार्ज नहीं है, या अनावेशित का मतलब भी होता है इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया, कैसा हो गया, आवेशित हो गया, इस पर चार्ज है,
तो आवेशित ए आवेशित गोले को जब बी अनावेशित गोले के पास लाया जाए या स्पर्श कराया जाए, टच कराया जाए, ठीक है ना, या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ए आवेशित गोले को बी अनावेशित गोले के साथ स्पर्श कराया जाए तो ए से आवेश बी अनावेशित गोले पर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों पर आवेश समान मात्रा में न हो जाए। कैसे? फिर से ध्यान दो। ए आवेशित गोले को बी अनावेशित गोले के साथ स्पर्श कराया जाए, टच कराया जाए तो ए आवेशित गोले से आवेश बी अनावेशित गोले पर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों पर आवेश समान मात्रा में न हो जाए। दोनों पर आवेश समान मात्रा में ना हो जाए। जब टच कराने के बाद इस देखो, स्पर्श कराने से पहले तो स्थिति ऐसी रही, अब हम टच करा दे रहे हैं तो स्पर्श कराने के बाद यहीं लिख दे रहे हैं। इसी चित्र को तुम दो अलग अलग बना लेना। इसी चित्र को फिर लिख दे रहे हैं स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, ठीक है ना। क्या होगा? मान लो 2 4 6 2 8, मैं 2 4 6 2 8, ठीक है ना। चलो 10 कर लेते हैं ना, तो हम बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। वैसे तो आवेशित की गिनती नहीं करते हम इस तरह, ठीक है ना, तो उसके लिए विद्युतदर्शी यंत्र भी होते हैं। तो कैसा होगा? जब इस पे से टच कराया तो दोनों में तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों गोलों पर समान आवेश ना हो जाए। तो इस पर कितना है? 10। तो इस पर कितने पहुंच जाएंगे? 4 1 5 आवेश पहुंच जाएंगे इस पर और 5 रह जाएंगे इस पर। तो 2 4 1 5, 2 4 1 5, दोनों पर समान आवेश हो गया, दोनों पर आवेश समान हो गया। फिर से बोलो, ए आवेशित गोले को, ए को आवेशित कैसे किया था? ए अनावेशित गोले पर किसी छड़ द्वारा जिस पर धनावेश है उसको टच कराकर ए आवेशित गोले पर धनावेश प्राप्त कर लिया जाता है। अब ए आवेशित गोले को बी अनावेशित गोले के पास लाया जाए, टच कराया जाए, स्पर्श कराया जाए तो ए आवेशित गोले से बी आवेशित गोले पर आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों गोलों पर आवेश समान मात्रा में ना हो जाए। दोनों पर समान मात्रा में ना हो जाए, जब समान हो जाएगा तब तक प्रवाह फिर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई चालन विधि। क्या हो गई? चालन विधि। अब प्रेरण विधि और घर्षण विधि नेक्स्ट अगले वीडियो में, ठीक है ना। समझ आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी बताइए। लाइव क्लास पर फिजिक्स की क्लासें ली जाती हैं, साथ ही साथ मैथ की भी क्लासें ली जाएंगी और केमिस्ट्री की, हाई स्कूल की भी मैथ और साइंस की, ठीक है ना, और इंग्लिश की। अदर इंग्लिश की क्लास अदर टीचर लेंगे, ठीक है ना, जो ओम नारायण सर, ठीक है ना। तो क्लासें मिल रही हैं फ्री में, तो यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हैं, यहीं से लाइव भी मिल रही है और रिकॉर्डर भी पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा और अच्छी से तैयारी करिएगा, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।